हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीना, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों, मैं आज आपके समक्ष BA पाठ द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संघीय व्यवस्था, भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति के बारे में चर्चा करना चाह रहा हूँ। उसके अंतर्गत भारतीय संविधान के बहिरंग यानी व्यवहारिक स्वरूप में उपस्थित एकात्मक तत्व क्या क्या? संवैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त भी कतिपय ऐसे राजनीतिक तत्वों का उदय और विकास भारत की राजनीतिक व्यवस्था में दिखाई देता है, जिससे एकात्मकता में वृद्धि हुई है और केंद्रीय संघवाद का उदय हुआ। ऐसे कुछ तत्व इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री का चमत्कारी व्यक्तित्व। भारत में प्रधानमंत्री पद पर आसीन व्यक्तियों का व्यक्तित्व सामान्यतः चमत्कारी और प्रभावशाली रहा। जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्तित्व वाले प्रधानमंत्री ने भारत को राजनीतिक स्थिरता और राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रदान किया। उनके प्रभाव के आगे राज्यों के नेताओं का व्यक्तित्व फीका लगता था। कोई मुख्यमंत्री उनका विरोध करने की सोच ही नहीं सकता था। नेहरू के बाद प्रधानमंत्री पद पर मुख्य रूप से श्रीमती इंदिरा गांधी ने कार्य किया। उनका व्यक्तित्व भी कम आकर्षक नहीं था। देश की जनता पर उनका अनूठा प्रभाव था। अनेक राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति भी कई बार प्रधानमंत्री की इच्छा से हुई। उन नेताओं को राज्यों की राजनीति से अलग होना पड़ा जिन्हें प्रधानमंत्री का विश्वास प्राप्त नहीं था। 1987 के बाद भारतीय राजनीति में तत्व अधिकांशतः विद्यमान नहीं है। अपवाद स्वरूप पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कार्यकाल 1999 से 2003 ईस्वी के व्यक्तित्व में इस तत्व के कुछ अंश अवश्य ही देखे गए। दूसरा, योजना आयोग। सन 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग को देश के सर्वांगीण विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए। योजना आयोग के महत्व के संदर्भ में ही प्रधानमंत्री आयोग का अध्यक्ष होता है तथा इसके कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुछ वरिष्ठ मंत्री भी आयोग के संबंध होते हैं। योजना आयोग ने अपने कार्यों का विस्तार किया है। वस्तुतः वह रक्षा को छोड़कर प्रशासन के सभी क्षेत्रों में भावी विकास का प्रमुख निर्णायक बन गया है। 15 मार्च 1950 के प्रस्ताव में यह पूर्णतः स्पष्ट कर दिया गया था कि आयोग मूलतः एक परामर्शदात्री संस्था हो। इसका कार्य आर्थिक नियोजन के मामलों पर शासन को अपनी सिफारिश प्रस्तुत करना है, किंतु व्यवहार में आयोग ने संविधान और शासन दोनों को ही विशेष रूप से प्रभावित किया है। अशोक चंदा ने आयोग के महत्व के कारण उसे देश का आर्थिक मंत्रिमंडल कहा है। राज्य सरकारें तो वित्तीय सहायता और आर्थिक परामर्श के लिए आयोग पर अधिकांशतः निर्भर है। के संथानम ने लिखा है कि समूची नियोजन व्यवस्था ने नीति और वित्त संबंधी सभी मामलों में राज्यों की स्वायत्ता को एक छाया का रूप प्रदान कर दिया है। ग्रेनविल आइंस्टीन लिखते हैं कि भारतीय संघवाद के अंतर्गत नियोजन का केंद्रीय प्रभाव रहा है। तीसरा, राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग की भांति ही राष्ट्रीय विकास परिषद भी देश की आर्थिक नीतियों के निर्धारण में अत्यंत प्रभावशाली निकाय। आयोग के ही समान ये परिषद भी संविधान की उपज नहीं है, जिसका लक्ष्य योजना आयोग, केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के मध्य सामंजस्य बनाए रखना है। वस्तुतः राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग की शीर्ष संस्था है। योजना आयोग द्वारा निर्मित एवं राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत योजना विकास का एक शासकीय कार्यक्रम बन जाती है। इसी कारण के संथानम ने इसे भारतीय संघ की सर्वोच्च मंत्रिपरिषद कहा है। अब व्यवहार में राज्यों की योजनाओं संबंधी निर्णय राष्ट्रीय विकास परिषद में लिए जाते हैं, जिनसे राज्यों की स्थिति केंद्र सरकार के एजेंट के समतुल्य हो जाती है। मुख्यमंत्री, चौथा पॉइंट है मुख्यमंत्री पर भ्रष्ट आचरण के आरोप और केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका। कुछ अन्य भी केंद्रवादी तत्व विद्यमान है। आज स्थिति यह है कि अधिकांश मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिनकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI जैसी एजेंसियों के द्वारा की जाती है। इन जांच एजेंसियों पर केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष परोक्ष नियंत्रण तो है ही, इसके अतिरिक्त समय समय पर ऐसी अनेक स्थितियां जन्म लेती है, जिनके आधार पर केंद्र सरकार राज्य सरकारों को न केवल प्रभावित वरन नियंत्रित भी कर सकती है।
इस प्रसंग में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पदधारी को प्राप्त करने की शक्तियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन सब के अतिरिक्त भारतीय राजनीति में बहुत लंबे समय तक एक दलीय प्रभुत्व की स्थिति रही है। इस एक दलीय प्रभुत्व ने केंद्र सरकार की शक्तियों में भारी वृद्धि कर एक प्रमुख एकात्मक तत्वों का कार्य किया है, लेकिन 1989 से लेकर आज तक भारत में एक दलीय प्रभुत्व की स्थिति नहीं है। संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्वों की प्रभावशीलता व्यवहारिक राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। इस प्रकार यद्यपि भारतीय संविधान और व्यवस्था में संघीय शासन के सभी लक्षण मिलते हैं, लेकिन कुछ बातों के संबंध में यह संघीय सिद्धांतों से भिन्न है। इसमें एकात्मक शासन व्यवस्था के कुछ लक्षण हैं। इसी कारण कुछ विचारकों ने मत व्यक्त किया है कि भारतीय संविधान संघात्मक दिखता अवश्य है, लेकिन इसकी भावना एकात्मक है। प्रोफेसर हियर का मत है कि भारतीय संविधान एक ऐसे एकात्मक राज्य की स्थापना करता है जिसमें गौण रूप से कुछ संघीय तत्व हैं, न कि ऐसे संघ राज्य की स्थापना करता है जिसमें गौण रूप से कुछ एकात्मक तत्व हों। डॉक्टर कृष्णा पी मुखर्जी का मत है कि भारतीय संविधान असंघीय अथवा एकात्मक है। दुर्गादास बसु का मत है कि भारतीय संविधान न तो नितांत संघात्मक है और न एकात्मक, वरन ये दोनों का मिश्रण है। ये एक अनुपम प्रकार की मिश्रित शासन प्रणाली है। इतना तो संविधान प्रारूप निर्माण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर भी स्वीकार करते हैं कि संविधान को संघवाद के कठोर ढांचे में नहीं ढाला गया है। उपयुक्त आलोचकों के नितांत विपरीत भारतीय संविधान के कुछ ऐसे आलोचक हैं जिनका विचार है कि भारतीय संविधान संघ को पर्याप्त शक्तिशाली नहीं बनाया गया है। इस संबंध में लोक प्रशासन के सुप्रसिद्ध अमेरिकन विशेषज्ञ D.H. पाल एप्पल बी का मत है कि कोई भी अन्य महान राष्ट्रीय सरकार राष्ट्रीय कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों पर उतना निर्भर नहीं करती जितने कि भारत की केंद्रीय सरकार भारत में संघ विकास योजनाओं की पूर्ति के संबंध में राज्य पर बहुत अधिक निर्भर है। उपयुक्त दोनों प्रकार की आलोचनाओं में केवल आंशिक सत्य है। यद्यपि भारतीय संविधान में संघात्मक शासन के सिद्धांतों को पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया है। इसमें एकात्मक शासन व्यवस्था के कुछ लक्षण विद्यमान है, लेकिन इस कारण से भारतीय संविधान को एकात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना करने वाला संविधान नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः अमेरिका में संघीय व्यवस्था को अपनाने के बाद ही संघात्मक व्यवस्था की कुछ निर्बलताएं प्रकाश में आई है और अनुभव से लाभ उठाते हुए भारतीय संविधान में कुछ एकात्मक लक्षणों का समावेश करते हुए निर्बलताओं को ही दूर करने का प्रयास किया गया है। भारतीय संविधान के अनुभव से भी संविधान निर्माताओं को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया गया है। अतः भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा एकात्मकता के इन लक्षणों को अपनाकर संघात्मकता को नष्ट नहीं किया गया है, वरन संविधान की संघात्मकता के साथ साथ व्यवहारिकता का समन्वय किया गया है। संविधान में कुछ एकात्मक लक्षण अवश्य हैं, लेकिन ये एकात्मक लक्षण गौण रूप में है। संविधान मूल रूप से संघात्मक ही है। संविधान के द्वारा राज्यों के अस्तित्व को उचित सम्मान प्रदान किया गया है। राज्यों को अपना कार्यक्षेत्र जिसमें वे साधारणतया स्वतंत्र और सर्वोच्च हैं। इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान निर्मात्री सभा में कहा था कि इस आधार पर बड़ा गंभीर दोषारोपण किया गया है कि केंद्रीकरण की मात्रा बहुत अधिक हो गई है और राज्यों की स्थिति नगरपालिकाओं के समान कर दी गई है। स्पष्ट है कि ये विचारधारा न केवल एक अतिशयोक्ति है, किंतु संविधान के लक्ष्य के प्रतिकूल एक भ्रामक धारणा है। अन्य अनेक विचारकों द्वारा भी भारतीय संविधान के संघात्मक स्वरूप को स्वीकार किया गया है। प्रोफेसर अलेक्जेंड्रोविच के अनुसार भारत निसंदेह एक संघ राज्य है जिसमें प्रभु सत्ता के लक्षण केंद्र और राज्यों में निहित है। वस्तु स्थिति यह है कि 1950 और 62 के काल, 1971 से 76, 1980 से 86 के काल में भारतीय संघ में अत्यधिक केंद्रीकरण की बात कहने का कोई औचित्य था, लेकिन 1987 के बाद की राजनीति में केंद्रीकरण के लिए उत्तरदायी तो प्रमुख तत्व प्रधानमंत्री का चमत्कारी व्यक्तित्व और भारतीय राजनीति में एक दल की प्रधानता समाप्त हो गई। अब व्यवहारिक राजनीति में केंद्रीकरण जैसी कोई विशेष स्थिति शेष नहीं रहे, किंतु ये सत्य नहीं है। वर्तमान 2014 के बाद प्रधानमंत्री का प्रभाव बढ़ता गया और शक्तियों का केंद्रीकरण बढ़ता गया है। धन्यवाद।